ओके, हम लोग कहाँ पे थे? नोटपैड पर। ठीक है, सो हमने ये डिस्कस करा था, ये जो ब्रैकेट्स होते हैं ये आपकी एक लिस्ट के लिए होता है कि मतलब मल्टीपल वैल्यूज को आपको एक साथ ट्रीट करना है उसके लिए। तो मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे जो प्रोफेशन वाला कॉलम है उसमें वर्किंग, नोटिस, सर्विंग नोटिस और स्टडीइंग तीन ही वैल्यूज आ सकती हैं और नहीं आ सकती। तो सिंस ये मल्टीपल वैल्यूज हैं उस केस में मैं ये ब्रैकेट्स अंदर ले दूंगा सिंपली। एक तो है वर्किंग, पेस्ट, एक आ गया मेरा सर्विंग नोटिस, एक आ गया स्टडीइंग। ठीक है, जब मैं ये लिखूंगा उसके बाद अगर मैं इंसर्ट करने लगा कुछ, लेट्स से मैंने प्रोफेशन यहाँ पे ऐड करा, प्रोफेशन में हम डालते हैं लेट्स से बताना कोई भी कुछ बता दो वर्ड। टीच, ठीक है, टीच। अगर मैं ये डालूंगा तो एरर आ जाएगा क्योंकि मैंने ये बोल रखा है कि प्रोफेशन कॉलम में इन तीनों के अलावा और कुछ नहीं आ सकता। तो अगेन पूरी रो ऑफ डेटा नहीं जाएगा हमारी टेबल में। अगर मैं इसको वर्किंग कर दूं तो चल जाएगा ये वाली रो। सॉरी, एक सेकेंड। आईडी तो नॉट नल करा है मैंने अभी, कंस्ट्रेंट यूनिक। हाँ, तो अभी तक हमने जो टेबल बनाई है उसमें हमने क्या करा है, फर्स्ट नेम पे varchar 20 और इस पे यूनिक लगाया था और मैंने कहा था कि आईडी इन नॉट नल। अभी तक हमने ये टेबल बनाई है बेसिकली, राइट। तो अब इसके हिसाब से इफ आई रन दिस क्वेरी, मतलब दिस कमांड, सॉरी ये चलेगा नहीं क्योंकि अब इसमें कन्वर्ट जो है वो डुप्लीकेट आ रहा है। तो इसको मुझे चेंज करना होगा, सॉरी। ठीक है, ओके। नेक्स्ट हम आते हैं डिफॉल्ट पे। हम जो डिफॉल्ट डिस्कस कर रहे थे, डिफॉल्ट इज बेसिकली जैसे मान लो कोई आप वैसे पहले डिफॉल्ट से क्या समझ आता है? पहले से स्पेसिफाइड है, तो अगर इन केस मैंने कुछ वैल्यू ना दी वो उसमें खुद ही, हाँ ठीक है, यही मतलब है डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट का कि अगर हमें इनपुट में कोई वैल्यू नहीं आती हम खुद से वो वैल्यू, मतलब डीबीएमएस खुद से वो वैल्यू असाइन कर देता है। ठीक है, हाँ जी। अरे वो प्रोफेशनल इन में है, वो इन कीवर्ड लगेगा कि इसमें इन कीवर्ड नहीं लगा। किसमें नहीं लगा? चेक प्रोफेशनल इन वर्ड। इन लगना तो चाहिए वैसे, उसमें लगता है यार माइक्रोसॉफ्ट वाले में। एक सेकेंड, स्टूडेंट लेवल में, स्टूडेंट में वेट कर लीजिए। ये क्या इसके लिए कह रहे हो? ओके, इस पे आता हूँ, एक सेकेंड। पहले ये कब बता रहा हूँ डिफॉल्ट, ठीक है। हाँ, सो डिफॉल्ट पे अगर हम देखें तो हम ये कहते हैं जैसे मान लो आप जब लेट्स से व्हेन यू क्रिएट अ, व्हेन यू टेक अ लोन, ठीक है, तो लोन का जो डेटाबेस में टेबल बनती होगी कि किसने लोन लिया है, तो उनमें काफी सारी फील्ड्स होती हैं कि हो सकता है ये बंदा डिफॉल्ट कर दे या कुछ कर दे, फलाना कर दे। तो इन दैट केस जब तक आपने डिफॉल्ट नहीं करा है तब तक तो इट विल शो फॉल्स, राइट। जो आपका रो बनेगा लोन का उसमें जो फील्ड होगी आपकी डिफॉल्ट की कि इसने डिफॉल्ट करा या नहीं लोन पे, या मतलब आपने लोन की पेमेंट नहीं दी बेसिकली, तो उस पर अभी फिलहाल तो फॉल्स रहेगा, राइट, क्योंकि आपने अभी तक करा नहीं है वो चीज। नल अलाउड नहीं है क्योंकि उसमें वैल्यू होनी चाहिए, राइट। तो अभी उसमें बाय डिफॉल्ट आ जाएगा फॉल्स। वो बाय डिफॉल्ट आ कैसे रहे, जब हम उससे कुछ स्पेसिफाई करते हैं। तो हम ऐसे लिख सकते हैं इसको कि फॉर एग्जाम्पल आई थिंक यहाँ पे लिख देते हैं, लेट्स से हम जो टेबल वन बना रहे हैं दैट इज मोस्टली फॉर स्टूडेंट्स, मतलब मोस्ट जनरली जो हम इसमें डेटा डालेंगे वो स्टूडेंट्स के लिए होगा। तो बाय डिफॉल्ट आना चाहिए, स्टडीइंग आना चाहिए। तो अगर मैं ये लिख दूं
प्रोफेशन इन वर्किंग, डिफॉल्ट स्टडी। अब मैंने ये लिखा, तो अब क्या होगा जब मैं इसको नहीं करता स्पेसिफाई, ठीक है। अब ये टेबल चल जाएगी, मैं सॉरी कमांड चल जाएगा। तो ये क्या कितने लोग कह रहे चल जाएगा? 2 out of 5। तो अब बाकी 3 कह रहे हो नहीं चलेगा, क्यों नहीं चलेगा? एग्जैक्टली exactly. हमने ये वाली रो तो डाल दी, तो कन्वेता तो पहले से ही है, तो इसको ये कर देते हैं। अब जब मैं ये करूंगा, तो मैंने जब क्योंकि कोई वैल्यू स्पेसिफाई नहीं करी, नल जा रहा है, ये डिफॉल्ट में कर देगा, उसको स्टडी डाल दे खुद से, ठीक है। कूल। कमिंग ऑन टू आपका, अच्छा एक और वैसे, मतलब इट्स नॉट अ कंस्ट्रेंट एग्जैक्टली, इट्स अ प्रॉपर्टी, वो हम लोग कल डिस्कस कर लेते हैं, मतलब ट्यूसडे को। बेसिकली प्रॉपर्टी क्या होती है आपकी ऑटो इंक्रीमेंट की, तो इसको कंस्ट्रेंट नहीं बोलते, पर इसका सिंटैक्स कंस्ट्रेंट की तरह ही होता है। ओह सॉरी, ठीक है, एक ऑटो इंक्रीमेंट होता है, बट दिस इज अ फील्ड प्रॉपर्टी, नॉट अ कंस्ट्रेंट। तो कंस्ट्रेंट का मतलब है कि हम कुछ रूल बता रहे हैं कि ये चीज होनी चाहिए ऐसे, ये फील्ड का बिहेवियर ऐसा होना चाहिए। ऑटो इंक्रीमेंट क्या करता है, आप इसका सिंटैक्स अगेन जैसे मैंने बोला, इट इज सिमिलर टू कंस्ट्रेंट्स, कि आप अपना फील्ड नेम लिखते हो, डेटा टाइप लिखा, और फिर अपना वो बताते हो कंस्ट्रेंट, है ना। वैसे ही ऑटो इंक्रीमेंट भी यूज करते हैं। ऑटो इंक्रीमेंट क्या करता है आपका, जनरली इसको हम यूज करते हैं विद आईडी या डेट ऐसे टाइप के कॉलम्स पे, कि पहले जो वैल्यू चल रही थी, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 2 3 4, ये मैंने इंसर्ट करा। अब मैं चाहता हूँ कि अगली बारी जो आईडी है वो मुझे खुद से बताना ना पड़े, खुद ही इसमें ऑटोमेटिकली आ जाए, जो मेरी लास्ट वैल्यू है उस पर एक 1 ऐड करके, या आप डिसाइड कर सकते हो आपको कितना ऐड करना है, 2 भी कर सकते हो, 10 कर सकते हो, -1 जितना भी कर सकते हो, ठीक है। तो मैं कहता हूँ कि मैंने 4 तक दे रखा है, अब जब मैं रो डालूंगा एक नई, यहाँ पे 5 आ जाए, बाय डिफॉल्ट ये 1 से इंक्रीमेंट करते हैं, पर यू कैन कॉन्फ़िगर इट, ठीक है। सो दिस इज डन थ्रू दिस ऑटो इंक्रीमेंट प्रॉपर्टी, ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे बट इन द ट्यूसडे वाला क्लास, ठीक है। कमिंग ऑन टू, हाँ दो कंस्ट्रेंट लगा रहे हैं पहले। यार अगेन माई एसक्यूएल का मुझे ऐसे आइडिया है नहीं एग्जैक्टली exactly, पर इन माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर उसमें कैसे भी ऑर्डर में लगा लो, डजंट मैटर, ठीक है। तो ये ट्राई करके देखते हैं, उसी से पता चलेगा इसमें सपोर्ट होता है या नहीं। मोस्टली अगर माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल में चल रहा है तो अराउंड आई थिंक 60% जो वेंडर्स होते हैं एसक्यूएल के उसमें चली जाता है, पर माई एसक्यूएल ऑपरेट्स इन अ डिफरेंट लॉजिक। तो जैसे इसमें अगेन आपको ये सेमीकोलन लिखना ही होता है, उसमें नहीं लिखना होता, जैसे थोड़े माइनर डिफरेंसेस है, ठीक है। कमिंग ऑन टू आपका प्राइमरी की एंड फॉरेन की, तो इसको डिस्कस करने से पहले एक बारी लेट्स गो थ्रू द कीज, कि कितने टाइप की कीज होती है, इनका मतलब क्या होता है। सो वी हैव ये रहा, ये मैंने कंस्ट्रेंट्स का सिंटैक्स दे रखा है, और ओके यहाँ पे बेसिकली जैसे अभी मैंने आपको वो बताया था कि अगर मुझे प्रोफेशन वाली वैल्यू है, प्रोफेशन 3 ही वैल्यू हो सकती है, तो मैंने कहा कि मेरा प्रोफेशन का कॉलम, उसका डेटा टाइप मुझे लगाना है कि प्रोफेशन की वैल्यू वर्किंग, स्टडीइंग या सर्विंग नोटिस होना चाहिए। सिमिलरली हम लोग, और है तो ये इन, ऐसे ही एक और चीज आप चेक कंस्ट्रेंट के साथ और भी टाइप की चीजें कर सकते हो, जैसे कि मान लो स्टार्टिंग फ्रॉम द टॉप, बिल्कुल मुझे चाहिए कि मेरा जो वैल्यू है इट शुड बी बिटवीन, जैसे रेटिंग का कॉलम हो गया फॉर एग्जांपल, वो 1 और 5 के बीच में होनी चाहिए, ना उससे कम ना उससे ज्यादा। तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो मेरा रेटिंग वाला कॉलम है, मैंने बनाया कॉलम रेटिंग, इसका डेटा टाइप हो गया इंट, चेक दैट रेटिंग इज बिटवीन 1 और 5, ठीक है। तो बिटवीन ऑपरेटर भी हम लोग आगे जाकर और यूज करेंगे, जनरली इसको जो कंडीशनल स्टेटमेंट होते हैं वहां बनाते हैं, ठीक है। पर बिटवीन का मतलब ये होता है आप एक अपर लिमिट और एक लोअर लिमिट बता देते हो नंबर्स की, और ये ऑटोमेटिकली उनके बीच की रेंज मतलब बना देते हैं,
कि मेरी जो वैल्यू है इट शुड बी विद इन दिस रेंज, ठीक है। कमिंग ऑन टू ये वाला, सो आप इसमें कंपैरिजन भी कर सकते हो। जैसे अब मान लो हम लोग एक यूनिवर्सिटी का डेटाबेस बना रहे हैं, तो मेरा जो स्टूडेंट की एज है इट शुड नॉट बी लेस दैन 17, राइट, इनवैलिड हो जाएगा ना। तो हम यहाँ पे वो कंस्ट्रेंट लगा सकते हैं कि अगर एज 17 एंटर होती है तो फिर वो पूरी रो ही डिस्कार्ड हो जाए, एंटर हो ही ना। तो कैसे होगा, एज इंट चेक दैट एज इज ग्रेटर दैन 17, और जो कल हमने बाकी सारे ऑपरेटर्स भी देखे थे वो आप यहाँ पे यूज कर सकते हो, ठीक है। कमिंग ऑन टू दिस, अब मान लो कि हम लोग एज को एज अ वैल्यू नहीं लेते, हम ये नहीं बोलते कि तुम अपनी एज हमें बताओ, हम कहते हैं कि तुम डेट ऑफ बर्थ बता दो। तो अब मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा कि करंटली जो रो हम लोग ऐड कर रहे हैं उसमें डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से एज क्या बन रही है, कंसिडरिंग आज की डेट, है ना। तो डेट ऑफ बर्थ मैंने कॉलम बनाया, इसकी वैल्यू है डेट, मतलब डेटा टाइप डेट है। मुझे ये देखना है कि दिस शुड बी ग्रेटर देन सॉरी 17, यहाँ पे ये लिख देते हैं, इट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 18, ठीक है। यहाँ पे आई कैन यूज सम कैलकुलेशन ऑल्सो। तो ये कैलकुलेशन क्या कर रही है बेसिकली, ये भी फंक्शन लोग और डिटेल में पढ़ेंगे, पर आई थिंक थोड़ा एक्सप्लेनेटरी होना चाहिए। डेट डेफ का मतलब है डिफरेंस बिटवीन डेट्स, ठीक है। तो ये इसमें एक माइस्क्यूएल में फंक्शन होता है कॉर डेट का, ये आपको आज का जो एग्जैक्ट डेट है वो बता देगा, आपको बार बार खुद से कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं होगी। डेट ऑफ बर्थ में वैल्यू जो हमने सप्लाई हो रही है अभी वो होगी, ये इन दोनों के बीच में डिफरेंस निकालेगा, और फिर जो भी वो डिफरेंस होगा इट विल कम इन द फॉर्म नंबर्स। तो जो नंबर है इफ इट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 18 बढ़िया, वरना फिर इट विल थ्रो एन एरर कि आई कैन नॉट इंसर्ट दिस वैल्यू, ठीक है। सो ये आपके चेक के कंस्ट्रेंट्स हैं। ये अगेन एज पार्ट ऑफ एनालिसिस आप लोग इतना एक्टिवली यूज नहीं करोगे, तो मैंने बस रेफरेंस के लिए सिंटैक्स रखा है। एंड पर आपका जो मेन काम होगा हम लोग उस पर थोड़ा फास्ट ट्रैक करते हैं, राइट। तो ये बस आपके रेफरेंस के लिए, यू कैन ऑफ कोर्स गो ऑन टू गूगल, आप वहां से भी देख सकते हो, तो आपको मतलब बेटर डॉक्यूमेंटेशन मिल जाएगा। दिस इज जस्ट एन इजी टू रेफर फॉर्मेट, तो जल्दी से अगर आपको देखना हो, पर अगेन आपके ऐसे काम आने नहीं हो, बिकॉज एज डेटा एनालिस्ट दैट्स नॉट योर, ठीक है। सो कमिंग ऑन टू प्राइमरी की एंड फॉरेन की, इनको समझने के लिए वी नीड टू अंडरस्टैंड कीज क्या होती है। सो कीज देखने के लिए वी स्टार्ट ऑफ विद कैंडिडेट कीज। कीज आर सिंपली फील्ड्स बेसिकली, पर टेक्निकली क्या होता है, ऑल कीज आर कैंडिडेट कीज। कैंडिडेट कीज जैसे मैंने कल थोड़ा बहुत समझाया था, ये आपकी वो वाली सारी फील्ड्स है या कॉम्बिनेशन ऑफ फील्ड्स है जो एक रो को यूनिकली आइडेंटिफाई करेगी, ठीक है। तो जैसे कैंडिडेट होता है ना कि बहुत सारे लोग जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, हो सकता है कि ये बंदा हायर हो जाए, हो सकता है दूसरा कोई हायर हो जाए, फलाना। सो दे आर ऑल कैंडिडेट्स। सिमिलरली अगर हम सारी एक टेबल में फील्ड्स को कंसिडर करें, हो सकता है एक फील्ड कैन बिकम माय प्राइमरी की, हो सकता है एक और दो फील्ड को एक साथ लेंगे तो दैट बिकम्स माय प्राइमरी की, एंड सो ऑन। तो दीज कीज जो आपकी एक रो को यूनिकली आइडेंटिफाई करता है, कि जब भी हम इन दोनों की एक की या दोनों की वैल्यू लिखें, एक ही रो रिटर्न हो, दैट इज रेफर्ड टू एज योर कैंडिडेट की, ठीक है। तो ये बस एक मतलब ये दिस इज ऑल थ्योरी, प्रैक्टिकली इसका ऐसे कोई काम नहीं होता। कमिंग ऑन टू प्राइमरी की, प्राइमरी की इज कि इन सारे में से हमने जो चूज करें, जो हम जिसको कॉन्फ़िगर करेंगे एज प्राइमरी की, वो हो जाती है हमारी प्राइमरी की ऑफ द टेबल, ठीक है। सो कैंडिडेट की इज नॉट अ कंस्ट्रेंट, इट इज समथिंग जो आप खुद से एनालाइज करते हो। अच्छा मेरे पास ये टेबल है, इसमें मुझे अगर एक एक रो को यूनिकली आइडेंटिफाई करना है, तो कैन आई यूज ओनली वन कॉलम। अगर कर सकते हैं तो बढ़िया है, अगर नहीं कर सकते तो वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट कॉलम्स कि और क्या क्या कॉलम्स है। हम ये देखते हैं कि अच्छा अगर मैं ये वाला कॉलम और दूसरा कॉलम इन दोनों को कंबाइन करके कंसिडर करूं, तो डू आई गेट अ यूनिक रो, यस, तो फिर बढ़िया है, वी मूव अहेड विद दीस टू रोज। वरना हो सकता है 3 करने पड़े, 4 करने पड़े। तो देयर इज नो लिमिट कि आपका जो प्राइमरी की है उसमें कितने कॉलम्स यूज होंगे, हो सकता है वो 1 से बन जाए, हो सकता है वो 20 से बन जाए। जनरली ट्राई करते हैं कि 1 से ही बन जाए, ठीक है। ओके, सो प्राइमरी की इज द वन जो हमने खुद से चूज करके उसको कॉन्फ़िगर करा है। तो बस इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या हुआ, यस, ये पूरा सुपर सेट है कि क्या क्या प्राइमरी की बना सकते हैं। हाँ यस एग्जैक्टली, ये हमने चूज करी है कि दिस विल सर्व एज अ प्राइमरी की, ठीक है। एक मैंने ऑल्टरनेट की बोला था, राइट। ऑल्टरनेट की सिंपली जिसमें हम लोग यूनिक कंस्ट्रेंट लगाते हैं,
ठीक है, क्योंकि अगर मैं किसी कॉलम पे यूनिक कंस्ट्रेंट लगा दूंगा तो बाय डिफॉल्ट उसका मतलब क्या है कि उस पूरे कॉलम में सारी वैल्यूज अलग अलग होंगी। अगर वैल्यूज अलग अलग होंगी तो इफेक्ट फिल्टर फॉर वन वैल्यू, एक ही रो आएगी ना, क्योंकि सारी यूनिक है। तो पर ये प्राइमरी की नहीं होती, दिस इज an alternate key. Cool. Coming on to foreign key. Foreign key आपकी वो एक it's a type of key in your table which is the primary key of another table. alternate key में null use की। नल एक बार ही आ सकता है क्योंकि अगेन यूनिक रखना है ना। एक्चुअली नहीं, नल मल्टीपल टाइम्स आ सकता है क्योंकि नल कंपेरेबल वैल्यू नहीं है, तो यू कैन हैव इट मल्टीपल टाइम्स। ठीक है, फॉरेन की आपकी वो फील्ड होगी या की होगी इन अ टेबल जो एक्चुअली में दूसरी टेबल की प्राइमरी की है। ठीक है, दिस इज द बेसिक डेफिनेशन। पर इसका मतलब क्या होता है कि हम लोग फॉरेन की क्यों सेटअप करते हैं। तो जैसे मान लो कि हमारे पास कुछ स्टूडेंट्स हैं जैसे आप लोग हो, राइट। अब और मेरे पास एक टेबल है जिसमें मैंने लिखा है कोर्सेज कि ये मेरे कोर्सेज हैं। तो मैं कोर्स और एक मेरे पास एक और टेबल बन गई विच इज टेक्स। चलो एक बार ये थोड़ा प्रैक्टिकली देख लेते हैं। आप लोग अगर अपने उसमें जाओगे डेटाबेस में, यूनिवर्सिटी वाले में, ठीक है, यूनिवर्सिटी वाले डेटाबेस में एग्जैक्टली यही सिचुएशन है। आपके उसमें होना चाहिए माई एसक्यूएल में। नहीं, यूज एक नई स्क्रिप्ट खोल लो, ठीक है, उसमें लिखो यूज यूनिवर्सिटी और उसमें 3 टेबल सर्च करो। ठीक है, उसमें टेबल सर्च करो इंस्ट्रक्टर, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम इंस्ट्रक्टर। ओके, अभी के लिए फिर क्या करो, इनके सिस्टम पे देख लो इफ शी हैज द टेबल, या फिर जगप्रीत के सिस्टम पे वैल्यूज नहीं है। इंसर्ट नहीं चलाया किसने भी, चला है। इंसर्ट चलाती है इसमें भी नहीं है यूनिवर्सिटी। तो फिर इनके सिस्टम पे देख लो बारी। आप भी जगप्रीत एंड पिया, राइट, सॉरी परी, आप इनके सिस्टम पे आ जाओ बारी। ठीक है, सो एक इंस्ट्रक्टर टेबल होगी। एक मिनट पहले हाँ, है ना, पॉपुलेटेड है। कौन सी टेबल जो बनी है? इंस्ट्रक्टर, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम इंस्ट्रक्टर। ठीक है, इसमें इंस्ट्रक्टर टेबल है। दूसरी टेबल करो सेलेक्ट ऑल फ्रॉम टीचर्स। एंड एक टेबल और होगी कोर्स, कोर्सेज, सो सेलेक्ट ऑल फ्रॉम कोर्सेज। सॉरी कोर्स है, कोर्सेज नहीं कोर्स है। ठीक है, आ गई तीनों टेबल, आ गई ना। तो इसका मतलब क्या है, बेसिकली आपकी जो कोर्सेज टेबल है इसमें सारी कोर्सेज की इंफॉर्मेशन है कि कोर्स का आईडी क्या है, उसका नाम क्या है, कौन से डिपार्टमेंट को बिलोंग करते हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक है, सिमिलरली यू हैव अ टीचर्स टेबल। टीचर्स टेबल स्टोर करता है आपके कौन सा इंस्ट्रक्टर कौन सा कोर्स कब पढ़ा। एंड यू हैव योर इंस्ट्रक्टर टेबल, इसमें आपके इंस्ट्रक्टर की डिटेल्स हैं, उनका आईडी क्या है, नाम, सैलरी, सब कुछ बाकी सब। ठीक है, तो जब तक मैं एक कोर्स मान लो पढ़ाना नहीं शुरू, जैसे मान लो यहाँ पर टिल द टाइम अ टीचर डजंट स्टार्ट टीचिंग अ कोर्स, मैं उसको टीचर्स टेबल में ऐड नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पे मेरे फॉरेन की बना है 2, इनफैक्ट काफी सारे हैं। एक तो है इंस्ट्रक्टर पे, एक है मेरा कोर्स टेबल पे, सॉरी सेक्शन टेबल पे। ठीक है,
सो ये क्या कह रहे हैं, जब तक आई डोंट मेक, जब तक अ टीचर इज नॉट टीचिंग अ कोर्स दे कैन नॉट बी एडेड टू टीचर्स टेबल। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि टीचर्स टेबल में हम स्टोर क्या कर रहे हैं, कौन सा इंस्ट्रक्टर क्या कोर्स पढ़ा रहा है। पर जब तक कोई इंस्ट्रक्टर कोई कोर्स पढ़ा ही नहीं रहा, उसको ऐड करने का फायदा क्या है, राइट? सो फॉरेन की आपको ये अलाउ करता है कि जो डेटा, जैसे मान लो एक कोई टीचर है, अच्छा एक ओके एक और सिनेरियो रहता है, लेट्स से हम ये ट्राई करते हैं कि एक इंस्ट्रक्टर जो रजिस्टर्ड है ही नहीं यूनिवर्सिटी के साथ, हम उसको टीचर्स टेबल में डाल दें। गलती से ऐसे हो सकता है ना, हमने किसी को डाल दिया जो टीचर्स इंस्ट्रक्टर टेबल में नहीं है, पर हम कहते हैं कि ये बंदा कोर्स एक मान लो कॉम साइंस पढ़ा रहा है, कंप्यूटर साइंस पढ़ा रहा है, बट क्योंकि वो हमारी इंस्ट्रक्टर टेबल में ही नहीं एग्जिस्ट करता, तो डीबीएमएस बोलेगा यार ये कौन है, ये तो मुझे पता ही नहीं है, मतलब मेरी जो इंस्ट्रक्टर टेबल है उसमें तो ये एग्जिस्ट करता ही नहीं, तो फिर आई डोंट नो हु दिस पर्सन इज, तो मैं अपडेट नहीं कर सकता। तो ये आपकी इंटेग्रिटी या मान लो क्वालिटी जो है डेटा की वो बना के रखता है कि जो करेक्ट डेटा है सिर्फ वही इंस्टॉल। तो एक तरीके से ये आपका कंस्ट्रेंट ही हुआ ना, कि जब तक वो वैल्यू मेरी एक टेबल में एग्जिस्ट नहीं करती तब तक मैं इसको दूसरी टेबल में ऐड नहीं कर सकता। क्योंकि अगेन गलती से ऐसे हो सकता है कि हमने एक टेबल में कुछ चेंजेस करे, उसके रिलेटेड एक टेबल है, हम उसमें कुछ और चेंज करते हैं, बट देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि हमने जो चेंज करा है इन द सेकंड टेबल वो चेंज एक्चुअली में वैलिड चेंज नहीं है। ठीक है, क्लियर है या कोई कंफ्यूजन है इसमें, डाउट है? सर एक बार वहाँ पर ब्लैक बोर्ड पे छोटा डाटा, ठीक है, पहले आते हैं इंस्ट्रक्टर टेबल पे। यहाँ पे क्या गया, आईडी, नेम, सैलरी, बाकी सारे कॉलम्स। यहाँ पे बंदा एग्जिस्ट है, एबीसी आईडी हो गया, यहाँ पे डीईएफ हो गया और जीएच। ये तीन इंस्ट्रक्टर्स अभी एग्जिस्ट करते हैं हमारे इंस्ट्रक्टर टेबल में जो हमारे पेरोल पर है। ऐसे ही बात है, हमारे पास एक टेबल है कोर्सेज। कोर्सेज में हमारे पास अगेन आ गया आईडी, कि उस कोर्स का आईडी क्या है, उसका नेम हो गया, उसका डिपार्टमेंट क्या है, और भी कोई डिटेल्स होंगी तो वो आ जाएंगी। तो मेरा कोर्स है लेट्स से मेरा एक कोर्स हो गया लेट्स से CS 101, CS 501, फिजिक्स 60। ऐसे मेरे तीन कोर्सेज हो गए। ठीक है, अब एक आगे टेबल टीचर्स, जिसमें हमने सेपरेटली लिस्ट आउट करते हैं कि कौन सा इंस्ट्रक्टर क्या पढ़ा है। तो मैंने कहा, एक तो मैंने दिया इंस्ट्रक्टर आईडी, और एक मैंने दिया अपना कोर्स आईडी। ठीक है, अगर मैं इन्हें फॉरेन की अभी सेट ना करूं तो मैं ऐसा कुछ कर सकता हूँ कि लेट्स से मैंने इंस्ट्रक्टर आईडी में दिख रहा है ना आप लोगों को, या इधर आ जाऊंगा। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि एबीसी जो है ये पढ़ा रहा है CS 101, ABC is also teaching CS 501, then GHI जो है वो पढ़ा रहा है फिजिक्स 601। ठीक है, अगेन इफ आई डोंट सेट अप अ फॉरेन की आई कैन डू दिस। एक इंस्ट्रक्टर है MNO, वो पढ़ा रहा है CS 501। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है कि जो MNO वाला बनता है ये तो हमारे साथ रजिस्टर्ड है ही नहीं, ये हमारे यही तीन इंस्ट्रक्टर्स हैं, तो उसमें ये MNO कौन आता है ना? ऐसा हो सकता है कि कभी हमें मान लो हम लोग वी आर वर्किंग इन द डेटा एंट्री डिपार्टमेंट, हमको एडमिन है वो कहता है कि यार ये मेरे पास आज का डेटा है, इसको फीड है। ठीक है, हमने कुछ चेक बैक करा नहीं क्योंकि हमें तो पता ही नहीं, हमारा काम है डेटा एंट्री करना, सो वी डोंट नो वेदर दिस इज वैलिड और नॉट। तो हमें ये पता है कि हमारे इंस्ट्रक्टर्स कौन कौन से कॉन्फ़िगर्ड है, वो हमारे पास एक सेपरेट टेबल आती है। ये मान लो कम चेंज होती है, लेट्स से हर 2 महीने या 3 महीने में कोई नया इंस्ट्रक्टर, तो ये रिलेटिवली कम चेंज होती है कंपेयर टू दिस।
ये हर सेमेस्टर में चेंज होती रहती है, हर मान लो हर हफ्ते भी चेंज हो सकती है, क्योंकि हर हफ्ते इंस्ट्रक्टर रोटेशन पे हो सकता है, राइट। तो ये बहुत ज्यादा अपडेट हो रही है, ये कम अपडेट हो रही है, ये भी कम अपडेट हो रही है, क्योंकि हम लोग अपना कोर्स तो एक ही बार में डिसाइड करते हैं ना कि क्या क्या कोर्स ऑफर कर रहे हैं, बार बार नहीं होता वो। तो अब ये हो सकता है कि मेरे पास एक दिन आया कि मुझको ये अपडेट करना है, ठीक है। अगर मैं ये करने जाऊंगा इन अ डेटाबेस जहाँ पे मैंने फॉरेन की कंस्ट्रेंट नहीं यूज करूंगा या मैंने नॉर्मलाइजेशन नहीं करी है, तो क्या होगा कि ये ले लेगा इसको। अब अगर मैं अपना एनालिसिस करूंगा, मैं कहता हूँ कि हाउ मेनी टीचर्स आर देयर, या लेट्स से कि हमारे कितने टीचर्स हैं, वो कितने कोर्सेज पढ़ा रहे हैं। तो मैं तो ये करूंगा ना कि अच्छा मैं काम करता हूँ कि एबीसी जो है, जिस बेसिकली काउंटर लगा दिया मैंने कि एबीसी वो कितने कोर्सेज पढ़ा रहा है, देन जी जीएचआई है वो एक कोर्स पढ़ा रहा है, एमएनओ एक कोर्स पढ़ा रहा है। तो मेरे पास कुछ डेटा ऐसे बन जाएगा कि एक मेरे पास एबीसी इंस्ट्रक्टर है, एक ये जीएचआई इंस्ट्रक्टर है, और एक ये एमएनओ है। एबीसी पढ़ा रहा है तो जीएचआई पढ़ा रहा है, एमएनओ पढ़ा रहा है, ठीक है। पर ये इनवैलिड नहीं है। इन माय एनालिसिस जो मेरी रिपोर्ट बन गई, जब ये बंदा कोई है ही नहीं, डेटा नहीं, राइट, व्हाई डू हैव डेटा फॉर दिस। तो एग्जैक्टली यही चीज को अवॉइड करने वारंटी का कंस्ट्रेंट है। सो वारंटी का कंस्ट्रेंट मेक श्योर्स कि आप जो रिलेटेड टेबल्स पे, तो बेसिकली इंस्ट्रक्टर इज रिलेटेड टू टीचर्स, कोर्स इज आल्सो रिलेटेड टू टीचर्स। मैं ये भी नहीं कर सकता कि लेट्स से एबीसी है, वो अचानक से मैथ पढ़ाना शुरू हो, क्योंकि ये अगेन यहाँ पे एग्जिस्ट ही नहीं करता, है ना। तो फॉरन भी इंश्योर्स एग्जैक्टली दिस कि आप कोई भी रैंडम डेटा ना, जो डेटा इन दोनों टेबल्स में है, मतलब बेसिकली इस कॉलम में और इस वाले कॉलम में जो हमने चूज करा है फॉरन की, है ना, जो भी इन दोनों कॉलम में वही इन दोनों कॉलम में भी होना चाहिए। इट कैन बी इन एनी कॉम्बिनेशन कि एबीसी ये भी पढ़ा सकता है, ये भी पढ़ा सकता है, ऐसे कोई वो नहीं है लिमिटेशन कि ये सिर्फ एक ही चीज पढ़ा सकता है। बट ये होना चाहिए कि इंस्ट्रक्टर आईडी में जो भी मेरी वैल्यूज आ रही है, दे आर ऑल इन दिस। सिमिलरली कोर्स आईडी में जो भी वैल्यूज आ रही है, वो भी सारी वैल्यूज यहाँ पर, ठीक है। अगर हमने फॉरेन की सेट करी है और फिर हम अगर ये वाला काम करने जाए कि हम इन दोनों को ऐड कर दें, तो डीबीएमएस फिर एरर दे देगा। वो कहेगा कि यार मुझको नहीं पता एमएनओ क्या है, फॉरेन की कंस्ट्रेंट इज वायलेटेड, मुझे नहीं पता मैट 101 क्या है, फॉरेन की कंस्ट्रेंट इज वायलेटेड। पहले से उसमें ऐड करना पड़ेगा। हाँ जी, इंस्ट्रक्टर में पहले आपको इंस्ट्रक्टर में ऐड करना पड़ेगा एमएनओ को। अगर इसमें ऐड करोगे तो ये चल जाएगा, और फिर सिमिलरली यहाँ पे मुझे मैट 101 देखना पड़ेगा। अगर मैं ये करूंगा तब ये इधर आ जाएगा, ठीक है। तो फॉरेन की का यही काम होता है टू मेक श्योर कि आपका जो डेटा एंटर हो रहा है इट इज प्रेजेंट इन द अदर टेबल सिस्टम। अगर नहीं है तो फिर इंसर्शन हो गई, ठीक है। क्लियर है, कोई डाउट? ओके, ठीक है। सो फॉरेन की भी हमने डिस्कस कर लिया, दैट इज बेसिकली योर कंस्ट्रेंट्स। तो एक तरीके से ये भी लिमिटेशन होगी ना कि मैंने अगर मैं जैसे अभी इसके साथ हुआ था विद कौन सा कंस्ट्रेंट, एक मैं इसे मार्कर लेकर आया,
कल की जो क्लास का टाइमिंग है वो 10 बजे की है सुबह। हाँ, ठीक है। ऑनलाइन ओके तो कल प्रोजेक्ट रखो। विशाल सर की तबीयत खराब है तो वो नहीं आ पाएंगे, यही सर रहेंगे। ठीक है। Sorry guys. ओके हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे? थैंक यू। राइट, हाँ, व्हाट वर वी डिस्कसिंग? फॉरेन की हो गया था, फॉरेन की तो कुछ भी नहीं, कुछ तो कर रहे हैं डिस्कस, एंड कर रहे थे एक सेकंड। ओके तो आपकी हो गए कंस्ट्रेंट्स कंप्लीट हो गया। हाँ, फॉरेन की का मैं आपको वो बता रहा था, थ्योरी विच इज कंप्लीटेड। अच्छा, इसमें क्योंकि दो टेबल्स हैं, टू अवॉइड एनी कंफ्यूजन कि उनको कैसे हम उनके बारे में बात करते हैं, तो इसलिए आपका एक टर्म आता है, ये रेफरेंसिंग टेबल और रेफरेंस्ड टेबल। सो अगर मैं ये कहता हूँ कि जो मेरी टीचर है, ठीक है, टीचर्स है, तो दिस इज माय रेफरेंसिंग टेबल, क्योंकि इसमें मैं बता रहा हूँ मेरा फॉरेन की होगा, फॉरेन की से दो रख सकते हैं, एक टेबल कितने ही लगा, जितने लगाओगे उतनी दिक्कत भी होगी, जैसे अभी, बट अगर जरूरी है तो फिर लगाना, ठीक है। सो टीचर्स है, दैट इज माय रेफरेंसिंग टेबल, जो रेफर कर रहा है, और जो मेरे इंस्ट्रक्टर हो गए और कोर्सेज हो गए, दीज आर माय रेफरेंस्ड टेबल, ठीक है। टीचर होगी, रेफरेंसिंग टेबल। तो हम जैसे इसमें, क्योंकि थोड़ा सा इसीलिए कंफ्यूजिंग हो जाता है कि हाउ टू एड्रेस दीज टेबल्स, कि अदर टेबल, टेबल 1, टेबल 2, तो इसलिए टेक्निकली इसको बोलते हैं कि जो जिस टेबल के कॉलम्स को हम एज फॉरेन की यूज कर रहे हैं, जैसे इन दिस केस इंस्ट्रक्टर आईडी और कोर्स आईडी, ये मेरे फॉरेन कीज हो गए, दे बिलोंग टू कोर्सेज एंड इंस्ट्रक्टर, तो ये मेरी रेफरेंस्ड टेबल होगी, और जो उनको यूज कर रहा है एज फॉरेन की, वो होगी मेरी टीचर्स टेबल, तो दिस इज माय रेफरेंसिंग टेबल, ठीक है। अगर आपको एक बार ये चीज क्लियर होगी, तो अगर आप अब इसका सिंटैक्स देखोगे, डीडीएल वाली फाइल खोलो, डीडीएल वाली फाइल में कोई भी, आई थिंक, चलो ये वाली देख लो, कोर्स वाली टेबल देख लो, मतलब कोर्स का क्रिएट टेबल वाला कमांड देख लो, इसमें आ रहा है फॉरेन की
डिपार्टमेंट नेम, तो डिपार्टमेंट नेम मेरा, मैंने इसमें कॉलम बनाया, मतलब इसमें कॉलम बना हुआ है डिपार्टमेंट नेम। तो मैं ये कहना चाहता हूँ विद दिस कमांड कि जो डिपार्टमेंट नेम है वो फॉरेन की होगा, इट रेफरेंसेस टेबल डिपार्टमेंट, और डिपार्टमेंट टेबल में कौन से कॉलम को हम लोग रेफर कर रहे हैं, डिपार्टमेंट नेम, ठीक है। और अगर हम डिपार्टमेंट टेबल में जाएंगे तो इसमें क्या हो रखा है, डिपार्टमेंट नेम इज माई प्राइमरी की, ठीक है। सो इसमें आपको ये इंश्योर करना होता है कि जिस कॉलम को आप एज फॉरेन की यूज कर रहे हो दैट शुड बी योर प्राइमरी की, ठीक है। अगर वो प्राइमरी की नहीं होगी तो आप उसको एज फॉरेन की सेट नहीं कर सकते, ठीक है। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि एवरी टाइम जो जो आपकी प्राइमरी की होती है बेसिकली वो एक फैक्ट होता है, फैक्ट इन द सेंस कि वो उसमें कोई एरर नहीं होता प्राइमरी की। अच्छा, अभी तो मैम आएंगे ना, हाँ मैम आएंगे। वही बंद कर देंगे। आप अगर चाहो तो आप निकल जाना, हाँ ठीक है, बंद करके निकल जाना। अच्छा, मैम क्या सर अभी, हाँ मैम के पास और वो जो क्रिश्चियन भी है उनका क्या, आया था, और कभी आया अच्छा लग गया था, 8:30 बजे। वो अच्छा ठीक है, वो मैम के साथ ही फिर आ जाएंगे। हाँ, मैं एक बार आप बात कर लेना उनसे। ठीक है, ठीक है, ठीक है। सो प्राइमरी की जो है इसमें, क्योंकि हम लोग बिल्कुल ट्रू वैल्यू रखते हैं, इसमें कोई स्कोप ऑफ एरर नहीं होता, इसीलिए फॉरेन की विल ऑलवेज ओनली रेफर टू योर प्राइमरी की कॉलम्स। मैं ये नहीं कर सकता कि बिल्डिंग को मैं फॉरेन की बना दूं इन द नेक्स्ट टेबल, हाँ एरर दे देगा, ठीक है। ये आपका एक रूल होता है विद फॉरेन कीज। दूसरा एक चीज विद प्राइमरी की इज, जब आप प्राइमरी की सेट करते हो किसी कॉलम को तो ऑटोमेटिकली उसमें दो कंस्ट्रेंट्स लग जाते हैं। तो यहाँ पे लिख देता हूँ इसी में, कहाँ गया, ठीक है, प्राइमरी की ये रहा, दिस ऑटोमेटिकली, ठीक है। इसमें आपके दो कंस्ट्रेंट्स ऑटोमेटिकली लग जाते हैं। पहला है नॉट नल, क्योंकि सिंस नल इज नॉट अ कंपेरेबल वैल्यू, हम इसको कंपेयर नहीं कर सकते, इसलिए अगर मुझे किसी रो को आइडेंटिफाई करना है यूनिकली तो मैं नल नहीं बुला सकता, क्योंकि नल बुलाऊंगा तो उससे तो कुछ आएगा ही नहीं, है ना। नल को नल के बेसिस पर आएंगे, कैसे हम लोग कंपेयर करते हैं, पर कंपैरिजन नल पे चलता ही नहीं। तो इसलिए हम प्राइमरी की को कभी भी नल नहीं रखते, एंड प्राइमरी की जब आप यूज करते हो कंस्ट्रेंट ऑटोमेटिकली नॉट नल लग जाता है। साथ में एक लगता है आपका यूनिक, तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन फॉर्म्स योर प्राइमरी की कंस्ट्रेंट, ठीक है। सो प्राइमरी की इसको लिख देता हूँ, सो नॉट नल constraint plus unique constraint equals to primary key constraint, ठीक है। इतना रिटेन हो जाएगा आज के लिए, कूल। तो फिर आज के लिए रैप अप कर लेते हैं, एंड कल, सॉरी कल नहीं, ट्यूसडे को आपका एक थ्योरी टॉपिक और बचता है विच इज नॉर्मलाइजेशन, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन अब आपको बेटर समझ आएगा वंस यू हैव एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस स्टफ जो हमने आज डिस्कस करा है, ठीक है। मेक श्योर टिल देन आप लोग एक तो ये डेटाबेस बना लो यूनिवर्सिटी का, और उसमें वैल्यूज पॉपुलेट कर दो, ठीक है। अलॉन्ग विद दैट, कहाँ गया डेटाबेस, ये रहा ना असाइनमेंट, हाँ। सो क्रिएट द टेबल्स, पॉपुलेट देम, एंड इनको हम लोग यूज करेंगे इन द नेक्स्ट सेशन, ठीक है। ओके, एक सेकंड, इसके नोट्स भी मैं आपको कल सुबह तक दे दूंगा, क्योंकि मुझे थोड़े इनको ठीक करना है नोट्स को। वंस दे आर फाइन देन आई विल शेयर विद यू। प्रोजेक्ट भी करवा सकता हूँ या रिविजन करवा सकता हूँ, आपकी मर्जी, बता दो।
इस हफ्ते का रिवीजन कर लेते हैं इन अ प्रोजेक्ट वे, ठीक है, नॉट एनीथिंग न्यू। बस आज इस हफ्ते जो करे 2 दिन हम लोग बस ये रिवाइज कर लेते हैं इन अ डिफरेंट कंटेक्स्ट। नहीं, मैं प्रोजेक्ट के थ्रू ही रिवीजन करा लूँ, ठीक है। तो यही जो हमने चीजें पढ़ी हैं उन्हीं को ही हम यूज करके कुछ एक बना, ठीक है।